दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और ये दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आपको ये बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा सुनकर। और दोस्तों ये जो स्टोरी है इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है आपको उसके बारे में पता चलेगा, प्लस जो इसका जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है हम उसे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है, शीर्षक है द रियलाइजेशन। दोस्तों ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है एहसास या फिर किसी चीज़ का बोध होना। मतलब बोध का मतलब इसका मतलब होता है किसी चीज़ का पता लगना, जिसे एहसास भी कहा जाता है। तो इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि इस स्टोरी के माध्यम से आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A king of a certain land was very fond of flower vases। क्या मतलब हुआ? A king of a certain land मतलब कि किसी लैंड का मतलब किसी जगह का, certain land का मतलब किसी जगह। A king of a certain land मतलब किसी जगह का राजा वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लावर वेसेस। वो बहुत ज़्यादा शौकीन था। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना, और किस चीज़ का शौकीन था? ऑफ फ्लावर वेसेस मतलब कि फूलों के गुलदस्तों का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? अ किंग ऑफ ए सर्टेन लैंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लावर वेसेस मतलब किसी क्षेत्र का या किसी जगह का राजा बहुत ज़्यादा शौकीन था फ्लावर वेसेस का, मतलब फूलों के गुलदस्ते का। ही हैड 15 beautiful vases with flowers arranged in a very colorful way in his palace। क्या मतलब हुआ? दोस्तों जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर हम ये शो करते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो वहाँ पर हमें हैड का प्रयोग करना होता है, और इस तरह के वाक्य को पजेसिव सेंटेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर हैड का प्रयोग किया गया है। तो क्या मतलब हुआ? ही हैड 15 ब्यूटीफुल वैसेस। उसके पास 15 सुंदर गुलदस्ते थे। वैसेस मतलब गुलदस्ते। विद फ्लावर्स अरेंज्ड मतलब कि फूल लगे हुए। इन ए वेरी कलरफुल वे बहुत ही कलरफुल वे में मतलब रंगीन तरीके से। इन इस पैलेस उसके महल में। ही हैज़ अपॉइंटेड अ यंग मैन टू लुक आफ्टर दोज वैसेस एंड वार्नड हिम दैट एनी डैमेज टू दैम विल गेट हिम पनिश्ड। क्या मतलब हुआ? ही हैज़ अपॉइंटेड अ यंग मैन। दोस्तों अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना, किसी को काम पर रखना, और जब हैज़ या हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये पास्ट में है, तो इसके अनुसार यहाँ जो हैज़ है ये गलत है और ये शायद मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर हैड होना चाहिए, तो आप इसको हैड मान लीजिए। तो ये पास्ट परफेक्ट का टेंस हो जाएगा। ही हैड अपॉइंटेड मतलब उसने नियुक्त किया हुआ था अ यंग मैन एक जवान आदमी को, टू लुक आफ्टर। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना। टू लुक आफ्टर मतलब देखभाल करने के लिए दोज वैसेस उन गमलों की, या उन कह सकते हैं उन गमलों की, उन गुलदस्तों की। एंड वार्नड हिम और उसे चेतावनी दी थी, दैट की एनी डैमेज मतलब किसी भी तरह की क्षति, टू दैम उनको, विल गेट हिम पनिश्ड मतलब वो उसको दंडित करवाएगी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसने एक जवान आदमी को काम पर रखा हुआ था, टू लुक आफ्टर दोज वैसेस उन गुलदस्तों की देखभाल करने के लिए। एंड वार्नड हिम और उसको चेतावनी दी हुई थी, दैट की एनी डैमेज अगर किसी भी तरह की क्षति होती है, टू दैम उन गमलों को, विल गेट हिम पनिश्ड तो वो उसे दंडित करवाएगी। चलिए आगे देखिए। वन डे मतलब एक दिन। द यंग मैन वॉज ट्राइंग टू क्लीन जो यंग मैन था, जवान आदमी था, वॉज ट्राइंग वो कोशिश कर रहा था, टू क्लीन साफ करने की, अ वैस एक गुलदस्ते को, विद आ डस्टर एक डस्टर के साथ। डस्टर मतलब होता है पोंछा, एक पोंछे के साथ। वैन इट स्लिप्ड जब वो फिसल गया, ऑफ हैंड्स हाथों से। एंड क्रैश करने का मतलब होता है कि चीज़ का दुर्घटना हो जाना, टूट जाना, क्रैश हो जाना। एंड क्रैश और वो क्रैश हो गया टू पीसेस मतलब कि टुकड़े टुकड़े हो गया, ऑन द फ्लोर पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन जब वो जवान आदमी कोशिश कर रहा था उसे साफ करने की, एक डस्टर के साथ वो स्लिप हो गया, फिसल गया हाथों से, और वो क्रैश हो गया पीसों में मतलब टुकड़े टुकड़ों में टूट गया वो, ऑन द फ्लोर फर्श पर। आगे देखिए। द किंग हर्ड द साउंड। दोस्तों ये जो वर्ड है हर्ड, ये हियर की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है।
जब भी पास्ट इंडेफिनिट के अंदर अफर्मेटिव में कोई वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। द किंग हर्ड द साउंड, राजा ने आवाज़ को सुना। एंड ही न्यू, और वो जानता था, दैट की वन ऑफ हिज डियर वेसेस हैड ब्रोकन। क्या मतलब है, ये नो की सेकंड फॉर्म में आप इसे नोट कर सकते हैं। ही न्यू, वह जानता था, दैट की वन ऑफ हिज डियर वेसेस मतलब उसका एक प्यारा गुलदस्ता हैड ब्रोकन, वो टूट चुका था। हैड के बाद थर्ड फॉर्म में पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। ही कॉल्ड द यंग मैन, उसने उस जवान आदमी को बुलाया, टू द कोर्ट, दरबार में। चलिए आगे देखिए। मीनवाइल वन ऑफ द सोल्जर्स इन्वेस्टिगेटेड एंड रिपोर्टेड दैट अ वेस वॉज ब्रोकन इंडीड। क्या मतलब हुआ, मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान, वन ऑफ द सोल्जर्स मतलब एक सिपाही, इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच करना, उसने जांच की, इन्वेस्टिगेटिव मतलब जांच की, एंड रिपोर्टेड और उसने खबर दी, दैट की अ वेस वॉज ब्रोकन इंडीड मतलब कि वास्तव में एक जो एक गुलदस्ता था वो टूट गया था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि इस दौरान एक सिपाही ने जांच की और उसने खबर दी कि वास्तव में एक गमला टूट गया था, गुलदस्ता टूट गया था। द किंग एट वंस गेव डेथ सेंटेंस टू द यंग मैन। डेथ सेंटेंस का मतलब होता है मौत की सज़ा। तो क्या मतलब हुआ, द किंग एट वंस मतलब राजा ने उसी समय, गेव, ये गिव की सेकंड फॉर्म में, गेव मतलब दे दी, डेथ सेंटेंस मौत की सज़ा, टू द यंग मैन उस जवान आदमी को। नेक्स्ट डे अगले दिन, व्हेन द यंग मैन वॉज टू बी हैंग्ड। दोस्तों ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, व्हेन द यंग मैन वॉज टू बी हैंग्ड, जब उस जवान आदमी को, यंग मैन को, इस युवक को, वॉज टू बी हैंग्ड मतलब कि फांसी दी जानी थी। द किंग ऑल्सो अराइव्ड, राजा भी आया। दोस्तों अराइव का मतलब आना होता है सेकंड फॉर्म में। तो क्या मतलब हुआ इस पूरी लाइन का, नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन, व्हेन द यंग मैन वॉज टू बी हैंग्ड जब उस युवक को फांसी दी जानी थी, द किंग ऑल्सो अराइव्ड, राजा भी आया। ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द हैंगिंग हैड बीन कंप्लीटेड। दोस्तों जब भी हैड बीन या हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, और यदि उसमें हैड आता है तो वो पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जिसमें हैड बीन का प्रयोग किया जाता है, हैड बीन और साथ में थर्ड फॉर्म। तो क्या मतलब हुआ, ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द हैंगिंग हैड बीन कंप्लीटेड मतलब कि ऑल द अरेंजमेंट का मतलब हुआ सारे प्रबंध, फॉर द हैंगिंग मतलब फांसी के लिए, हैड बीन कंप्लीटेड उन्हें किया जा चुका था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि फांसी के लिए सारे इंतज़ामों का या प्रबंधों का को पूरा किया जा चुका था। एज लॉ डिमांडेड, लॉ का मतलब कानून होता है, एज लॉ डिमांडेड मतलब जैसे कि कानून की डिमांड है या मांग होती है। द किंग आस्क्ड कि राजा ने पूछा, द यंग मैन युवक से, ऑफ हिज लास्ट विश उसकी अंतिम इच्छा के बारे में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, एज लॉ डिमांडेड मतलब कि जैसे कानून की मांग होती है, राजा ने पूछा उस युवक से, ऑफ हिज लास्ट विश उसकी अंतिम इच्छा के बारे में। चलिए आगे देखिए। द यंग मैन सैड, युवक ने कहा, योर मजेस्टी मतलब महाराज, आई हैव नो पर्टिकुलर विश लेफ्ट। क्या मतलब हुआ, आई हैव नो पर्टिकुलर विश लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है बचा हुआ होना। तो क्या मतलब हुआ, मेरे पास कोई भी ऐसी कोई पर्टिकुलर मतलब विशेष, ऐसी कोई विशेष इच्छा नहीं बची हुई है, बट लेकिन आई वुड लाइक टू सी, मैं देखना चाहूँगा, दोज रिमेनिंग 14 फ्लावर वेसेस, मैं देखना चाहूँगा। रिमेन का मतलब होता है बचे हुए 14 फ्लावर वेसेस, बचे हुए 14 फूलों के गमलों को। तो उसने क्या बोला, इस पूरे लाइन का क्या मतलब हुआ कि महाराज आई हैव नो पर्टिकुलर विश लेफ्ट मतलब मेरी कोई ऐसी कोई विश नहीं है बची हुई, ऐसी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहूँगा उन बाकी बचे हुए 14 जो फ्लावर वेस है मतलब फूलों के गमले हैं उनको। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। द किंग सेंट, दोस्तों ये सेंट की सेकंड फॉर्म है सेंट, और जैसे मैंने आपको बताया यदि सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। द किंग सेंट सम सोल्जर्स टू द पैलेस, राजा ने कुछ सिपाहियों को पैलेस मतलब कि महल भेजा। एंड गॉट द फ्लावर वेसेस ब्रॉट, और उसने फ्लावर वेसेस मतलब कि फूलों के गुलदस्तों को मंगवा लिया। टू द हैंगिंग पैलेस, हैंगिंग प्लेस मतलब कि उस हैंगिंग प्लेस का मतलब हुआ उस फांसी वाले स्थान पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि राजा ने कुछ सिपाहियों को भेजा, महल भेजा और उन फूलों के गुलदस्तों को मंगवा लिया टू द हैंगिंग प्लेस मतलब फांसी वाले स्थान पर, फांसी दिए जाने वाले स्थान पर। आगे देखिए। दे वर प्लेस्ड, प्लेस का मतलब होता है रखना, दे वर प्लेस्ड उन्हें रख दिया गया। बिफोर द यंग मैन उस युवक के सामने। किंग सैड, राजा ने कहा,
लुक एट देम, उन्हें देखो, यू वॉन्ट गॉट अनदर चांस। दोस्तों ये शायद मिस्टेक है क्योंकि गेट होना चाहिए, तो ये गलत है, आप इसे गेट समझें। यू वॉन्ट गेट अनदर चांस, चांस का मतलब मौका, तो आपको नहीं मिलेगा, यू वॉन्ट गेट। वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, तो इसको हम विल नॉट भी पढ़ सकते हैं, वॉन्ट भी। क्या मतलब हुआ, यू वॉन्ट गेट अनदर चांस, तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो इसने राजा ने क्या बोला, लुक एट देम, इन्हें देख लो, तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखिए। और आप जानते हैं ऐसा राजा ने क्यों कहा, क्योंकि उसके बाद उस व्यक्ति को फांसी होने वाली थी। चलिए आगे देखिए। द यंग मैन स्टेयर्ड एट देम। दोस्तों स्टेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को टकटकी लगा के देखना, या कह सकते हैं किसी भी चीज़ को घूरना। तो क्या मतलब हुआ, द यंग मैन, जो युवक था, स्टेयर्ड एट देम, उसने उन्हें घूरा। देम जो है वो यहाँ पर उन गुलदस्तों के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो उनके लिए दैम आ रहा है। तो क्या मतलब हुआ, द यंग मैन स्टेयर्ड एट देम। और दोस्तों इसके साथ एट का प्रयोग जरूर किया जाता है, स्टेयर आप इसी को याद रखें। मतलब उस युवक ने स्टेयर्ड एट देम, उन्हें देखा, फॉर सम टाइम, कुछ फॉर सम टाइम मतलब थोड़ी देर। देन फिर, ही स्नैच्ड लाठी, उसने एक लाठी मतलब स्टिक, उसने एक लाठी छीन ली। फ्रॉम अ गार्ड्स हैंड, एक गार्ड के हाथों से, मतलब जो उसका एक सुरक्षाकर्मी था उसके हाथों से। एंड ब्रोक, और तोड़ दिए। ऑल द वैसेस, सभी गमलों को। विद क्विक ब्लोज, क्विक ब्लो का मतलब मारना, विद क्विक ब्लोज मतलब जल्दी जल्दी मार के उसने उनको तोड़ दिया। चलिए आगे देखिए, आप आगे क्या होता है। द किंग रेज्ड इन एंगर, रेज इन एंगर का मतलब था बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, जो राजा था बहुत गुस्से में आ गया। एंड स्क्रीम, स्क्रीम मतलब होता है गुस्से में चिल्लाना, और ये सेकंड फॉर्म है। एंड स्क्रीम्ड, और चिल्लाया। यू रास्कल, रास्कल का मतलब होता है दुष्ट। यू रास्कल मतलब कि तुम दुष्ट। वाई डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। द यंग मैन सैड, उस युवक ने कहा, ओ किंग, राजा, आई डिड, मैंने किया, वॉट आई मस्ट हैव डन, जो मुझे अवश्य ही करना चाहिए था, जो मुझे ज़रूर करना चाहिए था। आई हैव सेव्ड द लाइफ्स ऑफ 14 पर्सनस। दोस्तों यहाँ भी हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो उस युवक ने क्या बोला, आई हैव सेव्ड, मैंने बचाए हैं, द लाइफ्स ऑफ 14 पर्सनस मतलब 14 लोगों के जीवनों को बचाया है। द किंग आस्क्ड अ लिटिल काम्ड डाउन, द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, अ लिटिल काम डाउन मतलब थोड़ा सा शांत होकर। हाउ, कैसे। ब्रेकिंग ऑफ वन वेस गॉट मी डेथ, क्या मतलब हुआ कि ब्रेकिंग ऑफ वन वेस मतलब कि जो एक गमले का टूटना, गॉट मी डेथ, उसने मुझे मौत दिलाई। सम डे, किसी दिन, और अदर या किसी अन्य दिन। दोज वेसेस वर बाउंड टू ब्रेक, उन किसी बाउंड का मतलब है कि चीज़ का जरूर होना, तो क्या मतलब हुआ, समडे और अदर मतलब किसी ना किसी दिन। दोज वेसेस, उन गमलों को, वर बाउंड टू ब्रेक, उन्हें टूटना था। सम हाउ, कैसे भी, और अदर, सम हाउ और अदर मतलब कैसे भी उन्हें टूटना था। एंड 14 पर्सनस, और जो 14 लोग हैं, वुड बीन हैंग्ड फॉर देम, उन्हें 14 लोगों को फांसी दी गई होती उनके लिए। नाउ, अब, ओनली वन विल डाई, सिर्फ एक मरेगा। चलिए आगे देखिए। द किंग वॉज इंटेलिजेंट, जो राजा था वो समझदार था। ही थॉट ओवर द यंग मैन्स रिमार्क। दोस्तों यहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है काके की। तो इसका क्या मतलब हुआ, ही थॉट, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, और इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है थॉट। तो क्या मतलब हुआ, ही थॉट, उसने सोचा, ओवर द यंग मैन्स रिमार्क, उस यंग मैन की मतलब उस युवक की, उस जवान आदमी की, जो उस युवक की जो टिप्पणी थी, रिमार्क था, उसके ऊपर उसने सोचा। द यंग मैन वॉज पार्डन्ड ऑफ। दोस्तों यहाँ पर वॉज के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। क्या मतलब हुआ, द यंग मैन वॉज पार्डन्ड ऑफ, जो यंग मैन था, जो युवक था, उसको माफ़ी दे दी गई। एंड, और गिवन एन ऑनरेबल पोस्ट इन द कोर्ट, और उसे दे दिया गया एक ऑनरेबल मतलब एक सम्मानीय पोस्ट, एक पद दे दिया गया इन द कोर्ट, दरबार में। तो दोस्तों चलिए अब इसका मोरल पढ़ लेते हैं। इसका मोरल क्या है, अ डिसीजन टेकन इन एंगर, मतलब कोई भी डिसीजन हो जिसे मतलब हम क्या कह सकते हैं इसको, निर्णय, फैसला, इट टेकन इन एंगर, जो गुस्से में लिया जाता है, इज़ नेवर करेक्ट, वो कभी भी करेक्ट नहीं होता, मतलब कभी भी सही नहीं होता। अ कूल माइंड इज़ रिक्वायर्ड, मतलब एक शांत दिमाग की ज़रूरत होती है, टू कंसीडर, विचार करने की, द मैटर, मामले को, वेयर, जहाँ, लाइफ एंड डेथ ऑफ अदर पर्सन इज़ इन्वॉल्व, जहाँ दूसरे लोगों की
जो मौत और ज़िंदगी शामिल हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कहानी है, कहानी का सार आपको ज़रूर समझ में आया होगा और कहानी से आपको एक बहुत अच्छी शिक्षा भी मिली होगी। जैसा आपने भी कई बार अपने जीवन में देखा हो, कई बार हम कुछ इस तरह के डिसीजंस ले लेते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में, जो कि जिनका जो परिणाम होता है वो बहुत ही घातक होता है और वो जो कभी भी अच्छे नहीं होते। तो जैसा हमने इस स्टोरी में देखा कि जब राजा को बात समझ में आ गई तो राजा ने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी तरह का डिसीजन लेता है और वो यदि डिसीजन गुस्से में लिया जाए तो वो जो डिसीजन होगा, वो जो निर्णय होगा, वो कभी भी उचित नहीं हो सकता। तो जो निर्णय होता है, जो फैसला होता है, वो हमेशा ही एक शांत दिमाग से लिया जाता है और लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हो। और दोस्तों वीडियो को कमेंट करके बताएं यदि आपके पास कोई सुझाव हो जिससे मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकूं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।